हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज। तो जो पहले की सिटीज थी उनके बारे में हम जानकारी लेने वाली है। आज के टाइम की जैसी सिटीज नहीं थी, उससे पहले सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग। Jaspal and Harpreet were playing cricket in a lane outside their home when they noticed people who were admiring the dilapidated old building that children called haunted house. जसपाल और हरप्रीत अपने पास की गली में खेल रहे हैं। वहाँ उन्होंने नोटिस किया कि कुछ लोग ना तारीफ कर रहे थे एक बहुत पुरानी सी बिल्डिंग की, जो टूटी फूटी सी हो रही है बिकॉज वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है और लोग उसको हॉन्टेड हाउस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पुरानी बिल्डिंग जिनमें कोई नहीं रहता अक्सर वो भूतिया टाइप की लगती हैं, हॉन्टेड हाउस डरावनी लगती हैं। ठीक है। लुक एट द आर्किटेक्चर सेड वन ऑफ द मेन। एक आदमी ने कहा कि देखो इसका आर्किटेक्चर तो देखो। हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग्स आस्क वन ऑफ द वुमेन। एक औरत ने क्या बोला कि देखो कितनी अच्छी लकड़ी पे कारीगरी की गई है। We must write to the minister so that she makes arrangements to repair and preserve this beautiful house. Why they wanted? Would anybody be interested in the old run down house? तो कुछ लोग क्या बोलते हैं कि हमें मिनिस्टर्स को लिखना चाहिए कि वो कुछ ऐसा अरेंजमेंट करे कि इस प्यारे से घर की सुरक्षा हो सके, इसको प्रिजर्व करके रखा जा सके। अब ये बताओ, इनको आश्चर्य हुआ कि कोई इतने पुराने घर में इंटरेस्टेड क्यों होगा। अब यहाँ से बात आती है हमारी द स्टोरी ऑफ हरप्पा की। हरप्पा एक सिटी का नाम है, एक पुरानी सिटी, और यहाँ से सिटी की कहानी शुरू होती है। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। नियरली 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present-day Pakistan. तो अक्सर कर हमने ये देखा है कि जब भी पुरानी बिल्डिंग्स की बात आती है, कोई पुरानी हवेली कह लो या कुछ भी खंडर कह लो, तो उससे जुड़ी कोई ना कोई कहानी भी होती है। कम से कम 50 साल पहले की बात है। पहली बार पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो वहाँ के जो इंजीनियर्स थे उनको एक साइट का पता चला, और वो साइट थी हरप्पा की, जो आज के टाइम में पंजाब में है। कौन सा पंजाब? जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है। आप बोलोगे पंजाब तो इंडिया में है, तो पंजाब इंडिया में भी है और पंजाब पाकिस्तान में भी है। टू देम इट सीम्ड लाइक अ माउंट दैट वाज रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स, सो दे कैरिड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन्स। मेनी बिल्डिंग्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। अब वो इंजीनियर्स थे तो उनको हिस्ट्री का तो कोई ज्ञान था नहीं। उनको लगा कि ये एक बहुत बड़ा सा माउंटेन है ईंटों का, तो उन्होंने अपनी रेलवे लाइन को बिछाने के लिए कुछ ईंटें वहां से निकाल ली। बहुत सारी जो बिल्डिंग थी सिटी हरप्पा की वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। Then about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent. फिर लगभग 80 साल बाद कुछ आर्कियोलॉजिस्ट वहां पहुंचे और उनको ये पता चला कि ये जो सिटी है वो हरप्पा की सिटी है और सबसे पुरानी सिटी है सब कॉन्टिनेंट की। एंड दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड। ऑल द अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज हरप्पन। These cities developed about 4700 years ago। और ये वो पहली सिटी थी जो सबसे पहले डिस्कवर की गई, जिसकी खोज सबसे पहले हुई, वो थी हरप्पा की सिटी। हरप्पा नाम दिया गया। और लगभग ये सिटीज कितनी पुरानी थी? 4700 ईयर्स अगो, यानी कि 4700 ईयर्स अगो। बहुत लंबा टाइम है ये। Very often old buildings are pulled down to make way for new construction. Do you think it is important to preserve old buildings? तो यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको सोचना है और लिखना है। क्वेश्चन ये है कि अक्सर हमने देखा है कि पुरानी बिल्डिंग्स को गिरा दिया जाता है ताकि वहाँ पर दूसरी कंस्ट्रक्शन वर्क किए जा सके।
तो क्या हमें बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करके रखना चाहिए? आपका क्या सोचना है? आप इसको, जो भी आपका मानना है, सोचना है कि हमें पुरानी बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करना चाहिए, इसको आप एक बार ज़रूर सोचना, बिकॉज ये क्वेश्चन दिया है, इससे आपकी ना थिंकिंग पावर थोड़ी सी बढ़ेगी। जिन सिटीज़ की बात हम करें, अब हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दी सिटीज़। उन सिटीज़ के बारे में ऐसा क्या विशेष था जिसके बारे में हम इतना पढ़ने वाले हैं। तो देखो, मैनी ऑफ दी सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। जो सिटीज़ थी ना, 2 हिस्सों में बटी हुई थी। मान लो ये सिटी है, तो इसको मैंने ऐसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक हिस्सा वो होगा जो ईस्ट की तरफ होगा, ई फॉर ईस्ट लिख देती हूँ, और सिटी का एक हिस्सा है जो कि वेस्ट की तरफ है। तो जो वेस्ट का हिस्सा होता था वो कैसा होता था? स्मॉलर होता था लेकिन हाइयर होता था। तो मान लो ये वेस्ट की साइड में ये सिटी का एक हिस्सा है, ये कोई ज़मीन का टुकड़ा है, ये छोटा है लेकिन थोड़ी ऊंचाई पर है, और इसको हम किस नाम से जानते हैं? सिटेडल के नाम से जानते हैं। वहीं अगर ईस्ट की बात करें तो जो ज़मीन का टुकड़ा है काफ़ी बड़ा है, लेकिन कैसा है? नीचे की तरफ है थोड़ा। अब आगे बात करते हैं। देखो, तो दोनों ही हिस्से होते थे ना सिटीज़ के, उनके चारों तरफ क्या होता था? ब्रिक्स की, पक्की ईंटों की एक दीवार होती थी। कैसे? जैसे ये एरिया है तो हम इसके इर्द गिर्द क्या बना देंगे? दीवार बना देंगे पक्की ईंटों की। ये हो गया हमारा सिटेडल जो वेस्ट की तरफ है छोटा, और ये हो गया हमारा ईस्ट की तरफ का एरिया किसी भी सिटी का। मैंने टेढ़े मेढ़े इसलिए बनाए हैं ताकि आपको ये ना लगे कि एकदम प्रॉपर हैं कि क्या है। प्रॉपर अगर जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको उस तरह से बना के दिखा दूंगी। देखिए, big they have lasted for thousands of years. The bricks were laid in an interlocking pattern that made the wall strong. तो इंटरलॉकिंग पैटर्न के अंदर मतलब एक ईंट रखी है, फिर दूसरी ईंट रख दी ऐसे, फिर ईंट रख दी ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं इंटरलॉकिंग पैटर्न, ताकि दीवार मजबूत बनी रहे। इस तरीके से रखा करते थे। उसके बाद कुछ सिटीज़ के अंदर क्या था? स्पेशल बिल्डिंग्स थी। स्पेशल बिल्डिंग बनाई गई थी सिटाडेल के अंदर। जैसे सिटाडेल आप समझ गए ना, वेस्ट साइड में था, छोटी सिटी थी पर ऊंची थी सिटाडेल। तो जो सिटी थी एक मोहनजोदारो, जिसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है, a very special tank which archaeologists called the Great Bath was built in this area. तो वहाँ की जो सिटाडेल है वेस्ट साइड में, वहाँ पर क्या बना हुआ है? अंदर की तरफ एक ऐसा टैंक बना हुआ है, ठीक है, पानी का। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेट बाथ बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई तुमसे पूछे तो याद रखना है कि ग्रेट बाथ कहाँ है, तो मोहनजोदारो सिटी के अंदर है। This was lined with bricks coated with plaster and made watertight with a layer of natural tar. अब देखो, उस जमाने में सीमेंट नहीं था, तो प्लास्टर वगैरह लगा के और ईंटें लगा के एकदम टाइट बना दिया था उसकी लेयर्स को, ताकि पानी ना बहे, उसके अंदर भरा रहे पानी, है ना। There were steps leading down to it from two sides, while there were rooms on all sides. जैसे मान लो ये है वो ग्रेट बाथ, तो ग्रेट बाथ में यहाँ ना छोटी छोटी सीढ़ी बना दी थी, ताकि इस बाथ में नीचे को जा सके नहाने के लिए। दो तरफ यहाँ भी सीढ़ियाँ थी इस प्रकार से। और क्या थे कि हर साइड पे देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड, जो चेंजिंग रूम्स होते हैं। अब नहा रहे हैं तो कपड़े भी चेंज करेंगे, तो एक रूम यहाँ, एक रूम यहाँ, एक रूम यहाँ, एक रूम यहाँ, इस तरह से चेंजिंग रूम्स भी बनाए गए थे। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज। वाटर कहाँ से लाया जाता था? कुएं से लाया जाता था। Perhaps important people took a dip in this tank on a special occasion. ये जो ग्रेट पाथ है ना, ऐसा माना जाता है कि उस जमाने के जो इम्पोर्टेंट लोग हुआ करते थे वो इसमें क्या करते थे? डिप। यानी हमारे यहाँ भी बहुत सारी ऐसी झील वगैरह होती है ना, जो मानते हैं कि काफ़ी पवित्र है,
तो वहाँ के जो इम्पोर्टेंट लोग हुआ करते थे वो स्पेशल ओकेजन के दिन, कोई त्योहार वगैरह के दिन यहाँ पर नहाते थे, स्नान करते थे, जैसे हम गंगा स्नान करते हैं वैसे वो लोग करते थे। अब मोहनजोदारो के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इस मोहनजोदारो सिटी के अलावा भी कुछ और सिटीज़ हैं जैसे कालीबंगन, लोथल। यहाँ पर क्या मिले हमें? फायर अल्टार्स मिले हैं, जिसमें आपने देखा मूवीज में जहाँ ठंडे इलाके होते हैं तो घर के अंदर आग जली होती है ना, अंगीठी टाइप्स, तो वो मिली हुई हैं कालीबंगन और लोथल सिटीज में। अब मैप में आपको बताऊं, अगर कालीबंगन आपको दिखे, चलो इस मैप में नहीं दिख रहा है, चलो कालीबंगन ये रहा और लोथल ये रहा, ठीक। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया है? फायर अल्टार्स मिले हैं। ये रहा मोहनजोदारो, यहाँ से हमें ग्रेट बाथ मिली है। आगे देखते हैं। एंड सम सिटीज लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल हैड इलेबोरेट स्टोर हाउसेस। मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल, हड़प्पा ये रही जस्ट ऊपर, तो ये जो सिटीज है यहाँ से हमें स्टोर हाउस मिले। स्टोर हाउस का मतलब एक कमरा होता था जिसमें अनाज वगैरह को या चीज़ों को स्टोर करके रखा जाता था, तो उसको स्टोर हाउस कहा जा रहा है। तो इस चैप्टर में, इस पेज में से हमने क्या क्या सीखा कि मोहनजोदारो एक सिटी है और मोहनजोदारो सिटी से हमें ग्रेट बाथ मिला। फिर एक सिटी बताई गई यहाँ पर कालीबंगन और लोथल दो। यहाँ पर क्या बताया गया? लोथल और कालीबंगन से हमें फायर अल्टार्स मिले। देन मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल से हमें स्टोर हाउस मिले। और हमने ये भी देखा कि सिटीज दो हिस्सों में बटी हुई थी। वेस्ट पार्ट जो था सिटी का वो छोटा था लेकिन ऊंचा था। ये मान लो कि कुछ जो अमीर लोग होते थे सोसाइटी के लिए, थोड़े संपन्न लोग थे, उनके लिए था, जिसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा? सिटेडल के नाम से जानते हैं। ईस्ट का हिस्सा बड़ा था लेकिन नीचे स्तर पे था। कहा जा सकता है कि यहाँ पर कॉमन लोग रहते थे, जो उधर के कॉमन लोग हुआ करते होंगे उस जमाने के, वो रहा करते थे। अब आगे देखते हैं। हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। अब हम बात करने वाले हैं घरों की, और कैसी नालियाँ थी उस टाइम पे, कैसी गलियाँ थी, ये सब देखने वाले हैं। उससे पहले देखो मैंने आपको ग्रेट बात बना के दिखाई थी, लेकिन उतना प्रॉपर डिज़ाइनर तरीके से मैं नहीं बना सकती बिकॉज मैं एक आर्टिस्ट नहीं हूँ। ये देखो आपको ग्रेट बात यहाँ पर दिख रही है, और सीढ़ियाँ भी आपको शायद दिख रही होंगी ना, किस प्रकार से सीढ़ियाँ जा रही हैं। देखिए ये बीच में इस जगह पर तो पानी भरा रहता होगा, इस वाली जगह में, और ये जो बने हैं छोटे छोटे से यहाँ पर, ये ऊंचे ऊंचे हैं, इसमें दिखाई नहीं दे रहे, ये चेंजिंग रूम्स है। और ये आपको देखो सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं। चलो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। हाउसेस, ड्रेन एंड स्ट्रीट्स। जनरली हाउसेस वर either 1 or 2 stories high with rooms built around a courtyard। देखो क्या होता था कि ज़्यादातर उस टाइम पे जो घर होते थे वो दो मंजिला होते थे, है ना, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर करके, इस प्रकार से उस टाइम पे हाउसेस होते थे। और एक मतलब आंगन टाइप का होता था, जैसे मान लो ये आंगन है, यहाँ एक कमरा होगा, यहाँ एक कमरा होता था, इस प्रकार से यहाँ एक कमरा, और बीच में आंगन। अभी भी आप पुरानी मूवीज देखो या पुराने आपके किसी के घर हो इस प्रकार के, तो पहले ऐसे ही होते थे घर। मोस्ट हाउसेस हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। और घर के से थोड़ा सा दूरी पे यहाँ पर बाथिंग एरिया होता था लोगों का, यहाँ पर सप्लाई होती थी पानी के, तो नल होता था या कुएं होते थे, है ना। उस टाइम नल तो नहीं थे लेकिन कुएं होते थे पास में। Many of these cities had covered drains. Notice how carefully these were laid out. तो सोचो अगर हम अभी कुछ गांव देखते हैं इंडिया के, तो वहाँ पर भी इतना अच्छा हमें ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिलता है। सिटीज़ में पानी भर आता है बारिश के टाइम पे, लेकिन इतने साल पहले भी लोगों ने इतने अच्छे तरीके से ड्रेनेज सिस्टम बनाया था, सिटीज़ को कवर कर दिया था ज़्यादातर ड्रेन्स के साथ। ड्रेन समझ रहे हो, नाली नदी, नाले नदी जो होती है उनको बहुत अच्छे तरीके से किया था। Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. हर ड्रेन का क्या था? एक बहुत अच्छा सा स्लोप था
ताकि उसमें से इजीली क्या हो जाए, ढलान सी, ताकि पानी आराम से बह के जा सके। Very often drains in houses were connected to those on the street and smaller drains led into bigger one. क्या होता था, जैसे मान लो ये एक घर है, ये एक घर है, तो सबकी जो नलियां हैं, नालियां हैं, वो ऐसे एक जगह आके मिली और यहाँ से एक बड़ी सी ड्रेन जाती थी जो जाके जो बड़े नाले हैं उसमें गिर जाती थी। इस तरीके से बहुत अच्छा एक सिस्टम इन लोगों ने बनाया था उस टाइम पे। As the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. अब देखो, नाली अगर इस टाइप की खुली नाली जहाँ से बहती है तो बदबू आती है, गंदगी भी होती है ना, और मच्छर वगैरह पैदा होते हैं। तो इन्होंने इस तरह की नाली को ना ऐसे कवर कर दिया था पत्थरों से। लेकिन अगर मान लो बीच में कोई कचरा फंस जाए, और कचरा फंस जाएगा तो कुछ जा नहीं पाएगा, नाली में से रुकावट आ जाएगी, है ना। तो इन लोगों ने क्या किया था कि नाली के बीच बीच में क्या करा था, होल कर दिए थे ऐसे, ताकि अगर नाली की सफाई करनी हो तो इन होल्स की मदद से हो सके। जैसे अभी आप देखते हो रोड पे कई जगह पे ऐसे होल्स बने होते हैं, ठीक है, गटर वाले। इन होल्स को आप खोलोगे तो अंदर पहुंच जाओगे और आप सफाई कर सकते हो। तो इस प्रकार का होता था। All three houses, train and streets were probably planned and built at the same time. तो जब भी किसी का घर बनता था तो उससे जुड़ी नाली, गली, ये सब बहुत ही प्लान तरीके से एक समय पर बनाया गया था ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। अब ये देखो क्या है, हाउ ब्रिक्स वर अरेंज टू बिल्ड वॉल्स इन हड़प्पा सिटी। हड़प्पन सिटी में कुछ इस प्रकार से देखो ईंटों को ऐसे अरेंज किया जाता था ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। देख रहे हैं आप किस प्रकार से ये ईंटें अरेंज करी गई हैं, ये हड़प्पा सिटी की ईंटें हैं। लाइफ इन द सिटी, तो लाइफ कैसी रहती होगी सिटी में उस टाइम पे, वो देखते हैं। A Harappan city was a very busy place. There were people who planned the construction of special buildings in the city. तो जो लोग इतना कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं तो भाई वो फ्री तो नहीं रहते होंगे, बहुत काम करने वाले लोग होंगे। तो बहुत बिजी प्लेस है, बिजी लाइफ थी लोगों की। जो भी कंस्ट्रक्शन किया गया था काफ़ी प्लानिंग के साथ किया गया था और बहुत स्पेशल बिल्डिंग्स जो होती है सिटी के अंदर बनाई गई थी। These were probably the rurals. It is likely that the rurals sent people to distant land to get metal, precious stones and other things that they wanted. तो देखो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्लान किया है कि वो कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स बनाएंगे। तो कौन स्पेशल बिल्डिंग्स बना सकता है? ज़्यादातर जो रूलर होगा, है ना, थोड़ा सा बाकी कॉमन पीपल से जो थोड़ा ऊंचे स्तर का व्यक्ति होगा, रूलर होगा, वो ही कर सकता है। तो रूलर क्या करते थे कि लोगों को दूसरी जगह पे भेजते थे, दूसरी ज़मीन पे भेजते थे ताकि वो वहाँ से मेटल और जो भी हीरे और प्रीशियस स्टोन्स होते थे उनको लाएं, जो रूलर चाहता था। They may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful beads for themselves. और वहाँ से अपने लिए खूबसूरत जो ज्वेलरी वगैरह होते थे वो मंगा लिया करते थे, मोती वगैरह। And there were scribes, people who knew how to write, who helped prepare the seals and perhaps wrote on other material that have not survived. और यहाँ पर क्या होते थे, स्क्राइब्स भी होते थे। स्क्राइब्स वो लोग होते हैं जिनको लिखना आता है, तो ये लोग सील्स तैयार करते थे, ठीक है, और मटेरियल्स के ऊपर लिखते थे। बिसाइड्स, सील लगाते हैं ना आज भी हम लोग चीज़ों के ऊपर, वैसे ही सील लगाने का काम स्क्राइब करा करते थे। बिसाइड्स देयर वर मैन एंड वुमेन क्राफ्ट्स पर्सन एंड मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। तो इस सब के अलावा देखो कौन कौन हो गया अब तक सिटी में, रूलर लोग हो गए, कुछ लोगों को यहाँ वहाँ सामान लाने के लिए भी भेजा करते थे, वो लोग हो गए, स्क्राइब लोग हो गए, और कौन लोग हैं, मैन वुमेन हैं जो क्राफ्ट का काम करते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं, या तो वो चीज़ें अपने घर में बनाते थे या फिर किसी स्पेशल वर्कशॉप या कारखाने में जाके बनाते थे। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिफरेंट लैंड्स और रिटर्निंग विथ रॉ मटेरियल्स एंड परहैप्स स्टोरीज। कुछ लोग होते थे जो इधर से उधर ट्रैवल करते थे, जब वो नई जगह पे जाते थे तो वहाँ से कुछ सीख के आते थे या कोई नई कहानी अपने साथ लेके आते थे।
Many terracotta toys have found and children must have played with these. और बहुत सारे टेराकोटा जो टॉयज हैं ये भी हमें इन सिटीज से मिले हैं, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं, और आपने भी बचपन में इस तरह के कुछ मिट्टी के खिलौनों से जरूर खेला होगा। पहले फिगर देख लेते हैं। जो ऊपर फिगर है उसमें क्या है, अ स्ट्रीट इन मोहनजोदारो विथ ड्रेन। तो ये देख रहे हो, ये गली है मोहनजोदारो में, और ये लाइंस देख रहे हो, ये नालियां बनाई गई हैं। तो इस प्रकार से मोहनजोदारो सिटी में लोगों ने इतना दिमाग लगा के ये सब काम किया, जो आज भी हमें अपने इंडिया के कई गांव में नहीं दिखता है। मतलब कितने टैलेंटेड रहे, बिना पढ़ाई लिखाई करे भी उस जमाने के लोग, कितनी पुरानी बात है ये। एकदम किसी भी सिविलाइजेशन की, मतलब ह्यूमन के जो एविडेंस मिलते हैं ना, उसमें सबसे पुरानी बात कर रहे हैं हम लोग दुनिया लेवल पे। तब भी लोग इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। और उसके नीचे अगर देखा जाए तो ये कुएं की पिक्चर है, वेल की। A Harappan seal, the sign on the top of the seal are part of script। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये तो हमें पढ़ते हुए नहीं बन रहा। ये कोई हरप्पन स्क्रिप्ट है, उसकी सील है, कोई फॉर्म है राइटिंग की, ठीक है, जो उस टाइम पे सब कॉन्टिनेंट में लोग जानते थे। Scholars have tried to read these signs but we still do not know exactly what they mean। जो मतलब स्कॉलर्स हैं, बहुत लोगों ने इसको पढ़ने की कोशिश करी है कि ये क्या लिखा है, ठीक है, ये जो लिखा है, पर अभी तक हमें समझ में आया नहीं है कि एक्चुअल में ये लिखा क्या है। ठीक है, इस पर रिसर्च चल रही है। और ये जो लेफ्ट में है, ये टेराकोटा टॉयज होते हैं, ठीक है, मिट्टी के बने हुए होते हैं, मेले वगैरह में भी बहुत मिलते हैं। अब सिटीज में कुछ नए नए क्राफ्ट्स की भी चीजें आ रही थी, उनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या नए क्राफ्ट थे सिटी के अंदर। ठीक है, लेट अस look at some of the objects that were made and found in Harappan cities। हरप्पन सिटीज जो थी उस जमाने में, मैं सिर्फ एक हरप्पा की बात नहीं कर रही, इस पूरे टाइम की जो सिटीज है उनको हरप्पन सिविलाइजेशन के अंदर देखा जाता है। तो बहुत सारी सिटीज आती हैं हरप्पा के अलावा भी उस टाइम की। तो मोस्ट ऑफ द सिटीज दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल। तो बहुत जो उस टाइम पे जो चीज़ें पाई गई हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को जो चीज़ें पाई गई हैं वो स्टोन्स की, शेल की, मेटल की बनी हुई होती थी। और मेटल में भी कौन सा मेटल, ज़्यादातर कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर की होती थी। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज्ड टू मेक टूल्स। जो औजार वगैरह होते थे, ये लोग शिकार करते थे या किसी और चीज़ के लिए, उसका उसका यूज़ करते थे कॉपर और ब्रॉन्ज का टूल्स बनाने में, हथियार बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में, और वेसल्स समझते हो, जैसे पानी रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, कुछ चीज़ रखने के लिए लोग बना रहे हैं वो। गोल्ड एंड सिल्वर्स को भी यूज़ करते थे ये वेसल बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है ना कि बहुत सारे राजा महाराजा भी चांदी के बर्तन में, सोने के बर्तन में खाते थे। Perhaps the most striking finds are those of beads, weights and blades। और सबसे जो स्ट्राइकिंग फाइंड हुई है कि मतलब बहुत हमें जिन्होंने एकदम चौंका के रखा, वो थे बीड्स, हमें मोती मिले हैं, मतलब वजन करने के लिए वेट्स मिले हैं, और ब्लेड मिले हैं। ठीक है, देखिए एक बार यहाँ पर पढ़ते हैं, ये क्या है, स्टोन वेट। नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइजली दीज वेट्स आर शेप्ड। आप देख रहे हो, टेढ़ा मेढ़ा पत्थर नहीं है, स्क्वायर सा पत्थर है, और ये वजन करने के लिए इन लोगों ने बनाए। दीज वर मेड ऑफ चर्ट, अ काइंड ऑफ स्टोन। तो एक पत्थर होता है जिसको हम चर्ट कहते हैं, और उस पत्थर से बनाए गए हैं, और इनको किसी भी चीज को तौलने के लिए, वेट करने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, अब राइट में देखेंगे ये इस पिक्चर में, बीड्स, मेनी ऑफ दीज वर मेड आउट ऑफ कर्नेलियन, अ ब्यूटीफुल रेड स्टोन। तो ज्यादातर जो ये बने हुए हैं रेड स्टोन के बने हुए हैं, कर्नेलियन के। द स्टोन वॉज कट, शेप्ड, पॉलिश्ड एंड फाइनली अ होल वॉज bored through the center so that string could be passed through it। तो माला टाइप की बनाई गई है, नेकलेस बनाए गए हैं इसके। और क्या बनाया गया, देखो स्टोन ब्लेड्स, ये क्या है, स्टोन ब्लेड्स हैं पत्थरों के। और बॉटम में आपको राइट की साइड में ये जो दिख रहा है, एम्ब्रॉयड क्लोथ, अ स्टोन स्टैचू ऑफ एन
important men found from Mohenjo-daro shows him wearing an embroidered garment। तो ये एक मतलब कि एम्ब्रॉयडर्ड आपको ये डिजाइन दिख रही है फूल पत्तियों की, तो इसमें दिखाया गया स्टैचू में कि इस आदमी ने एक एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा पहन रखा है। तो ये सारे एविडेंसेस मिले हैं हमें इतने पुराने सिटीज से, ठीक है। द हरप्पा ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। तो जो हरप्पा थे वहाँ के लोग भी सील बनाते थे पत्थरों से। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर, और आपको पेज नंबर 27 में दिखाई भी गई हैं, तो आप देख लीजिएगा, मैं तो दिखाई दूंगी अभी। एंड यूजुअली हैव एनिमल कार्व्ड ऑन देम। तो सील्स पे ज्यादातर क्या बने हुए होते, क्या छपे हुए होते थे, एनिमल्स छपे हुए होते थे। The Harappas also made pots with beautiful black designs such as one shown on page 6। तो जो हरप्पा होती थे वहां पर जो मतलब पॉट्स होती थी जैसे घड़ा वगैरह हो गया, वही लोग किसके बनाते थे, मिट्टी के तो बनाते थे, लेकिन उस पर अच्छे से कोई भी मतलब डिजाइन बना देते थे ब्लैक कलर की, ठीक है। एंड कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो। कम से कम 7000 साल पहले की बात है, जहाँ पर मेहरगढ़ मैंने आपको अभी दिखाया था, पिछले जो हमारा चैप्टर था उसके अंदर मैंने आपको मेहरगढ़ के बारे में बताया था कि मेहरगढ़ कहाँ है। तो मेहरगढ़ में लगभग 7000 साल पहले कॉटन की खेती हुई थी। एक्चुअल पीस ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वास एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदारो। तो एक क्या मिला है हमें, एक्चुअल पीसेस मिले हैं कपड़े के, जो कि एक सिल्वर की बने हुए, जैसे सिल्वर का बना हुआ एक वास है ऐसा, उससे कपड़ा मिला है चिपका हुआ हमें, और कॉपर के कुछ टुकड़े भी मिले हैं कहाँ, मोहनजोदारो में। आपको ये सारी चीजें भी याद रखनी है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कि किस जगह से कौन सी जगह मिली है। और आपकी क्लास के हिसाब से भी एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि मोहनजोदारो से क्या मिला है, या ग्रेट बात कहाँ से मिला है, तो आप बता सकते हो मोहनजोदारो से मिला है। इस तरह की चीजें पूछी जाए, फायर अल्टार्स कहाँ से मिले हैं, तो बता सकते हो कालीबंगन और लोथल की सिटीज से मिले हैं। इस तरह से archaeologists have also found spindle holes made of terracotta and faience. These were used to spin threads. तो धागा बनाने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं टेराकोटा की जो मिली हैं हमें, डिफरेंट सिटीज से हमें डिफरेंट चीजें मिली हैं, ठीक है। उससे पहले ये पढ़ते हैं फेंस क्या होता है, जो लिखा है यहाँ पर। अनलाइक स्टोन और शेल, मतलब ना तो ये पत्थर है ना कोई शेल है, that are found naturally. Faience is a material that is artificially produced. ये उसी टाइप है, लेकिन ये नेचुरली नहीं मिलता है, इसे हम आर्टिफिशियली मतलब बनाया जाता है। A gum was used to shape sand or powdered quartz into an object. किसका यूज किया जाता है, गम का, ताकि हम जो सैंड होती है रेत उसको शेप दे सके, और पाउडर्ड क्वार्ट्स यूज किए जाते हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। फिर उस ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, उसके बाद ग्लेज किया जाता है, तो वो कैसा हो जाता है, एकदम ग्लासी हो जाता है, शाइन करने लगता है उसका सरफेस। द कलर्स ऑफ ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन। कौन से कलर होते हैं इस ग्लेज के, ज्यादातर ब्लू और सी ग्रीन। फेस वर यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स, इयररिंग्स एंड टाइनी वेसल्स। तो ये छोटी छोटी चीजें बनाने के लिए इस चीज का यूज किया जाता है। यहाँ इस पिक्चर में इतना सुंदर नहीं दिख रहा, ये काफी सुंदर दिखता है। Many of the things that were produced by probably the work of specialist. ज्यादातर जो चीजें थी ना वो कोई ना कोई उसको बनाने वाला ना स्पेशल होता था। अब देखो चूड़ी बनाने का काम, बैंगल्स बनाने का काम हर व्यक्ति तो कर नहीं सकता, तो बैंगल्स बनाने में जो स्पेशलिस्ट होगा तो वो बैंगल बनाएगा, खिलौने, मिट्टी के खिलौने बनाने में जो स्पेशलिस्ट होगा तो वो खिलौने बनाएगा। ऐसे ही हर काम को करने वाला कोई स्पेशलिस्ट होता था। अ स्पेशलिस्ट अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, ठीक है। स्पेशलिस्ट समझ गया ना, किसी एक काम में माहिर व्यक्ति, जैसे कि कोई पत्थर काटने में माहिर है, कोई मोतियों को पॉलिश करने में, या फिर सील्स पे जो सील होती थी उस पर कुछ भी कार्विंग करने में है। तो ऐसे अलग अलग लोग होते थे जो ट्रेंड होते थे
उसके बाद नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट, और ऐसा भी नहीं है कि हर व्यक्ति किसी न किसी काम में स्पेशलिस्ट हो, कोई ऐसा भी होता है कि वो स्पेशलिस्ट ना हो। वी डो नॉट नो वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट, परहैप्स सम वुमेन एंड मैन मे हैव बीन स्पेशलिस्ट। अभी तक हमें ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है कि उस जमाने में मैन स्पेशलिस्ट हुआ करते थे या औरतें स्पेशलिस्ट हुआ करती थी। हो सकता है कि दोनों ही स्पेशलिस्ट हुआ करते होंगे। अभी ऐसा जिसकी कोई जानकारी आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं मिली है। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, अब देखो ये लोग कुछ ना कुछ चीजें बनाते रहते थे तो उसके लिए रॉ मटेरियल तो लगेगा ही। रॉ मटेरियल आर सब्सटेंस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली, देखो रॉ मटेरियल क्या होता है कि ऐसा सब्सटेंस होता है या तो वो हमें नेचुरली मिल जाता है या फिर फार्मर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। अब नेचुरली मिलेगा तो क्या है, वुड और ऑफ माइंस, की नेचुरली मिल जाते हैं हमें ज़मीन से। दीज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड, फिर इनको हम थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं, फिर हमें एक नई चीज़ मिल जाती है। मतलब हर चीज़ के लिए, कपड़ा बनाना है तो रॉ मटेरियल हो गया कॉटन, फिर आपने उस पर थोड़ी सी प्रोसेस की, कपड़े को काटा, सिलाई करी, तो एक फिनिश गुड निकल के आ गई कि आपने कोई भी सूट बना लिया या कोट बना लिया। ऐसे देखो वही शायद दिया गया, फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर्स इज अ रॉ मटेरियल एंड दैट मे बी प्रोसेस्ड टू मेक क्लोथ, while some of the raw materials that Harappan used were available locally. Many items such as copper, tin, gold, silver and precious stones had to be brought from distant places. तो देखो कुछ ऐसे मटेरियल होते थे, रॉ मटेरियल, जो हमें अपने पास से मिल जाते थे किसानों से, लेकिन कुछ ऐसे थे जो दूर दूर जाके लाने पड़ते थे। जैसे कॉपर हर जगह नहीं मिलता, गोल्ड हर जगह नहीं मिलता, तो ये लोग जाते थे, व्यापारी दूर दूर जाते थे और फिर ये सारी चीज़ों को लेके आते थे। द हरप्पास probably got copper from present day राजस्थान, तो हड़प्पा के जो लोग थे उस टाइम में, इनको राजस्थान जो जगह है वहां से हमें कॉपर मिलता था। इवन फ्रॉम ओमान, तो दूसरी कंट्री है वेस्ट एशिया में है, वहां से मिलता था। टिन कहाँ से लाते थे, टिन को मिक्स किया जाता था कॉपर के साथ ताकि ब्रोंज मिले। इसको याद रखना, टिन कैसे बनता है, तो टिन बनता है जब कॉपर और ब्रॉन्ज को मिलाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ये कहाँ से लाया जाता था, अफगानिस्तान से लाया जाता था और ईरान से लाया जाता। गोल्ड कहाँ से लाया जाता था, देखो आज भी कर्नाटका में ही गोल्ड की माइंस है और तब भी लाया जाता था। और जो कुछ प्रीशियस स्टोन्स होते थे वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से लाए जाते थे। अभी हम इस फिगर को देखते हैं, हाउ वर गुड्स कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना। अब कैसे लाते होंगे, तो ये देखो बैलगाड़ी टाइप की बनी, इससे लाते थे। वन शोज अ टॉय एंड द अदर इन अ सील, other is a seal. Can you suggest what the modes of transport used by Harappans were? देखो एक आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ पर आपको बैलगाड़ी दिख रही है और ये जो है ना, ये सील है उस जमाने की, जो अभी हमें समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली ये है क्या, ठीक है। तो उस जमाने की ये सील है। तो ये ज़रा सोचो कि क्या होता होगा, क्या व्हील्ड व्हीकल्स होंगे उस जमाने में, लोग कैसे ट्रैवल करते होंगे। ये एक टॉय कार्ट है, ये असली की नहीं है, एक खिलौना है। फूड फॉर पीपल इन द सिटी, फूड फॉर पीपल इन द सिटीज, सारी बातें हमने कर ली कि लोग कैसे रहते हैं घरों में, कहाँ से क्या आ रहा है, क्राफ्ट्स की बात कर ली। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ खाने की बात, खाना कहाँ से आता होगा, मतलब खाने से रिलेटेड चीज़ें क्या खाते होंगे उस जमाने में, लोग उगाते क्या होंगे, कैसे होता होगा। While many people lived in the cities, others living in the countryside grew crops and reared animals. कुछ लोग सिटी के अंदर रहते थे, कुछ लोग सिटी से थोड़ा दूर रहते थे, और जो थोड़ा सिटी के आस दूर रहते थे ना, वो लोग क्या करते थे, फार्मिंग करते थे, पशुपालन करते थे, यानी एनिमल्स को अपने साथ रखते थे। ये लोग क्या होते थे, या तो फार्मर्स होते थे या चरवाहे यानी हर्डर्स होते थे, जो झुंड में एनिमल्स रखते हैं। तो ये क्या करते थे कि फूड की सप्लाई करते थे क्राफ्ट पर्सन्स को, स्क्राइब्स को, और जो रूलर होता था सिटी के उसको। वी नो फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट दैट हरप्पा ग्रू व्हीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लिनसीड एंड मस्टर्ड। तो हमें ऐसे सबूत मिले हैं जिससे पता पड़ता है कि ये सारी चीज़ें
हड़प्पा के जो लोग हैं वो उगाया करते थे। अ न्यू टूल द प्लॉव वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग सॉइल एंड प्लांटिंग सीड। आपको पता है खुदाई करनी पड़ती है, बीज डालने से पहले मिट्टी को, है ना, मुलायम बनाना पड़ता है, तो हल यूज करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हल को यूज करते थे ये लोग। while real plow which were probably made of wood have not survived। तो हमें ना सबूत के तौर पे एक खिलौने टाइप का तो ये मिल गया है जो यहाँ पर टॉय प्लव है ना, लेकिन जो असली प्लव होगा उस जमाने का, जो लकड़ी का होगा, वो सरवाइव नहीं कर पाया होगा क्योंकि हजारों साल हो गए और वो खराब हो गया होगा। लेकिन एविडेंस के तौर पर हमें टॉय मॉडल मिला है, ठीक है, एक खिलौना मिला है हल का। तो इससे हमने अंदाजा लगाया कि अगर खिलौना है तो हकीकत में भी एक बड़ा हल रहा होगा जिससे अपने खेत को जोतते होंगे। एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल सम फॉर्म ऑफ इरिगेशन मे हैव बीन यूज्ड। दिस मीन्स दैट वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग। अब ये जो रीजन थे हड़प्पा वाले, यहाँ पर ज्यादा बारिश नहीं होती थी, है ना, तो जब यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है तो इरिगेशन करना है। अब इरिगेशन ये करेंगे, बारिश नहीं हो रही है तो उसके लिए पानी की जरूरत होगी, तो पानी ये कहीं ना कहीं स्टोर करा करते होंगे और फिर स्टोर हुए पानी की सप्लाई ये फील्ड तक ले जाते होंगे ताकि इनके प्लांट्स जो हैं वो इजीली ग्रो कर सके। द हड़प्पन्स रियर्ड कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो। ये आपको याद रखना है कि कौन से एनिमल्स को पालते थे ये हड़प्पा के लोग, ठीक है। वाटर एंड पैस्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स। तो पानी और जो भी चारा है ये भेड़ बकरियां वगैरह खाती हैं, इनको ये लोग उगाते थे, पानी को स्टोर करके रखते थे। इसके बाद however in the dry summer month large herds of animals were probably taken to greater distances in search of food, है ना, मतलब खाने की तलाश में, और जहाँ पर भी पानी मिले ऐसी जगहों पे जाके ये लोग सेटल होते थे और ढूंढते रहते थे, है ना। दूसरी चीज ये क्या करते थे, मछली भी पकड़ते थे और हंटिंग का काम भी करते थे, एनिमल्स वगैरह का, डियर को कर लिया और खाने के यूज में आता था। अब हम एक क्लोजर लुक लेंगे हड़प्पा टाउन्स को जो कि गुजरात में थे, ठीक है। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बेट, ऑल्सो स्पेल्ड एज बैट, इन द रन ऑफ कच्छ। तो रन ऑफ कच्छ में एक सिटी है, हड़प्पन सिटी, जिसका नाम है क्या, धोलावीरा। वहां पर क्या था, कुछ फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल मिली। मतलब फ्रेश वाटर समझते हो, मीठा पानी, और फर्टाइल सॉइल जो काफी ज्यादा उपजाऊ होती है। अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटीज व्हिच वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, धोलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जैसे कि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि जो सिटी थी वो 2 भागों में बटी होती थी, वेस्टर्न पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट। मैक्सिमम सिटीज ऐसी 2 पार्ट में बटी थी, लेकिन जो धौलावीरा है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड थी और हर पार्ट में, तीनों हिस्से में क्या था, स्टोन वॉल से सराउंडिंग बनाई गई थी, बाउंड्री बनाई गई थी और एक एंट्रेंस भी था, गेटवे बनाया गया था। There was also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held। और एक खुला मैदान भी होता था वहां पर। खुले मैदान में क्या होता था, सेरेमनीज होती थी, पब्लिक सेरेमनीज। Other finds include large letters of Harappan script that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood। और तो और पत्थरों के ऊपर, सफेद पत्थरों के ऊपर लिखे हुए हमें कुछ चिन्ह भी मिले हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट के। This is a unique find as a generally Harappan writing has been found on a small object such as seed। तो ये थोड़ी अलग टाइप की जो चीज थी आर्कियोलॉजिस्ट को मिली, क्योंकि जनरली जो हड़प्पा है ना वहां पर हमें जो भी स्क्रिप्ट की चीजें मिली हैं वो छोटी सील्स पे उन्होंने लिखा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक बड़े से पत्थर पे लिखी गई थी। The city of Lothal stood beside a tributary of Sabarmati in Gujarat, close to the Gulf of Khambat। तो गल्फ ऑफ खंबत भी एक जगह है, मतलब है ना, गुजरात में ही, गुजरात इलाके के पास। तो वहां पर क्या है, एक और सिटी है जिसका नाम है लोथल। ये किसके पास है, तो साबरमती के पास। साबरमती एक नदी है, उसकी एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी, एक छोटी नदी है जो कि साबरमती में आके मिल जाती है। तो
तो उसके पास लोथल नाम की जो सिटी है वो बसी हुई है। It was situated near areas where raw materials such as semi-precious stones were easily available. इस सिटी के आसपास कुछ हमें जो स्टोन्स होते हैं ना महंगे वाले प्रीशियस वो मिलते हैं, और इम्पोर्टेंट सेंटर है ये किस चीज़ का, मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन शेल एंड मेटल। लोथल फेमस है किस लिए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं स्टोन से, मेटल से और शेल से। There was also a storehouse in the city. Many seals and ceilings were found in the storehouse. तो एक स्टोर हाउस भी मिला है लोथल से, और इस स्टोर हाउस के अंदर बहुत सारी सील्स मिली हैं हमें, सीलिंग्स मिली हैं। A building that was found here was probably a workshop for making beads. यहाँ पर हमें एक बिल्डिंग भी मिली है, ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर मोती बनाने की कोई कारखाना हुआ होगा उस टाइम पे, और वहाँ से हमें कुछ टुकड़े मिले हैं किसके, स्टोन के, और आधी टूटी बीड्स मिली हैं, मालाएं मिली हैं, टूल्स मिले हैं जिससे हम बीड बना सकते हैं, और कुछ बनी बनाई बीड्स भी मिली हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमें मिली हैं। सील्स एंड सीलिंग्स, सील्स क्या हो सकता है, सील्स में हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपको पता है कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह, मान लो कोई किसान है ना, और वो एक जगह से दूसरी जगह आलू भेज रहा है, तो बोरी के ऊपर वो एक सील लगा के भेज देता है कि ये हमारे यहाँ से आलू जा रहा है ना, सील पे नाम होता है उस आदमी का। तो वैसे ये लोग भी ना सील बनाते थे, एक तरह के स्टैंप लगाते थे पैकेट्स पे जिनके अंदर कुछ सामान होता था। After a bag was closed or tied, a layer of wet clay was applied to the knot and seal was pressed on it. और जब ये बैग में जो भी सामान है वो रख लेते थे, बांध देते थे बैग को, तो एक गीली मिट्टी उस पर अप्लाई कर देते थे उसकी नॉट पे, ताकि वो चिपक जाए और बंद हो जाए, और सील को एकदम प्रेस कर दिया जाता था उसके ऊपर, ताकि जो सील का इम्प्रेशन है वो उस पर लग जाए। और सील तो लगाई जाती थी, सील का जो इम्प्रेशन किसी भी चीज़ पे छप जाता था उसको हम सीलिंग कहते थे। If the sealing was intact, one could be sure that the goods had survived safely. Seals are used even today. आज के टाइम पे भी सील्स यूज होती हैं, कहाँ कहाँ यूज होती हैं या आप मुझे कमेंट में बताएंगे। The mystery of the end. तो क्या मिस्ट्री रही होगी कि इतनी बड़ी जो सिविलाइजेशन है, इतनी सारी सिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा, और कोई छोटी मोटी सिटीज़ नहीं थी, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, लोग वहाँ के इतने होशियार हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, क्राफ्ट पर्सन है, स्क्रिप्ट वाले लोग हैं, स्क्राइब्स हैं, तो फिर यहाँ पर एंड कैसे हुआ, क्या मिस्ट्री है, तो उसको पढ़ते हैं। देखो, अराउंड 3900 years ago we find the beginning of a major change. People stopped living in many of the cities. तो लगभग अगर 3900 ईयर्स एगो की बात करें तो एक नया चेंज की जो ना शुरुआत होती है, पीपल ने क्या करा, लोगों ने क्या करा, स्टॉप कर दिया रहने से शहरों में। राइटिंग, सील्स एंड वीड्स वर नो लॉन्गर यूज, और जो भी राइटिंग्स वो करा करते थे, लिखते थे, सील्स और जो वजन की चीज़ें वो यूज़ करते थे उनका यूज़ करना ही बंद कर दिया। रॉ मटेरियल्स ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकेम रेयर, और जो दूसरी जगह से सामान मंगाते थे वो भी इन्होंने मंगाना कम कर दिया, ना के बराबर कर दिया। In Mohenjo-daro we find that garbage piled up on the streets, the drainage system broke down and new less impressive houses were built even over the streets. जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, फिर हमें देखने को ये मिलता है, बाद में ऐसे एविडेंस मिले कि मोहनजोदारो की जो स्ट्रीट्स थी वहाँ पर नालियाँ चौक हो चुकी हैं, और जो घर थे पहले एक लाइन में बन रहे थे तरीके से, फिर वो तरीके से अब नहीं बन रहे हैं, टूट गया है जो भी पूरा उनका सिस्टम था। Why did all this happen? We are not sure. लेकिन इतना ऐसा हुआ क्यों, जब इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन था, लोग इतने समझदार थे सिटीज के, तो फिर ऐसा हुआ क्यों, अभी तो हम इस बात पे श्योर नहीं है। कौन श्योर नहीं है? आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, कोई श्योर नहीं है कि क्या हुआ होगा। कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है कि नदियां सूख गई होंगी, कुछ लोगों का कहना है कि डिफॉरेस्टेशन हुआ होगा, पेड़ काटे गए होंगे इसलिए लोग उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले गए। कुछ लोगों का कहना है नदियां सूख गई तो वो दूसरी नदियों की तलाश में उस जगह को छोड़ के चले गए।
This could have happened because fuel was required for baking bricks and for smelting copper ores. Besides, grazing by large herd of cattle, sheep and goat may have destroyed the green cover. हो सकता है कि उनके इतने सारे जानवर थे, उनको चरने के लिए बहुत ज़मीन की ज़रूरत थी, उनने सारी ज़मीन को चर लिया हो, तो जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो गए हों, इसलिए वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हों। और हो सकता है कि कुछ एरियाज में बाढ़ आ गई हो, ठीक। बट नन ऑफ दिस रीजन कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज। लेकिन ये इतने सारे रीजंस अलग अलग जो हिस्टोरियंस है, स्कॉलर्स हैं, उन्हें दे तो दिया है, लेकिन किसी के भी रीजन से ये पता नहीं पड़ता है, कंफर्मेशन नहीं होता है कि एक साथ इन सारी सिटीज के साथ क्या हो गया होगा। क्योंकि अगर मान लो बाढ़ आ भी गई तो ऊपर की सिटीज में आई, तो क्या वो गुजरात तक आ गई? क्या हुआ होगा? डिफॉरेस्टेशन एक साथ सारी सिटीज में हो गया क्या? तो ये अभी ना पूरा कंफर्मेशन नहीं हो पाया है। फ्लडिंग और रिवर ड्राइंग अप वुड हैव had an effect only some areas। क्योंकि देखो, जो मैंने आपसे कहा, अगर बाढ़ आ रही है या सूखा पड़ रहा है तो एक साथ पूरे इंडिया में कभी नहीं पड़ता, किसी एक रीजन में पड़ता है। तो ये चीज भी हमें समझ में नहीं आ रही कि असल में हुआ क्या होगा। It appears as if the rulers lost control. In any case, the effects of the changes are quite clear. Sites in Sindh and West Punjab, present-day Pakistan, were abandoned. हो सकता है कि जो वहां पर रूलर थे उनका कंट्रोल हट गया हो, लोगों ने उनकी जो बात है सुनने को मना कर दिया हो, ठीक है, और कुछ चेंजेस आ गए हों, जैसे कि साइट्स थी, कुछ सिंध में साइट थी और वेस्ट पंजाब जो आज के टाइम पे पाकिस्तान का हिस्सा है, लोगों ने उस एरिया को ही त्याग दिया हो, छोड़ दिया हो। वेल मैनी पीपल मूव इनटू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट टू द ईस्ट एंड साउथ। हो सकता है इन इलाकों को छोड़ के लोग ईस्ट और साउथ की तरफ चले गए हों। न्यू सिटीज इमर्ज about 1400 years later. You will read about them in chapter 5 and 8. तो देखो यहाँ पर अब ये क्या हुआ, कैसे सिटीज लापता हो गई, इसका पक्का सबूत किसी के पास नहीं है और ना कोई जानकारी है। हर हिस्टोरियन और स्कॉलर अलग अलग बात बताता है, जो अलग अलग रीजन बताता है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया और अभी आपको बता रही हूँ। 1400 ईयर्स के बाद कुछ और नई सिटीज आई, ठीक है, तो जिनके बारे में हम चैप्टर 5 और 8 में पढ़ेंगे। अभी देखो एल्सवेयर में और क्या बताया गया है। फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस। इजिप्ट आपको पता करना है, इजिप्ट एक कंट्री है, तो ये कहाँ पर है ये आपको बताना है। इजिप्ट ना एक ड्राई डेजर्ट कंट्री है, पानी की काफ़ी कमी होती है यहाँ पर, रेतीली ज़मीन है। वो ममीज देखी है आपने, वो इजिप्ट में ही होते हैं, ऐसे पिरामिड्स वगैरह, ठीक है। बस इजिप्ट में एक बड़ी नदी है, उसी पे इन लोगों की ज़िंदगी टिकी हुई है, रिवर नाइल। इंग्लिश में बोलते हैं नाइल और हिंदी में बोलते हैं नील नदी। ये पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है और जो इस एरिया है ना इजिप्ट का, जहाँ पर ये नदी बहती है, बस वहाँ पर ठीक ठाक है थोड़ा। अदरवाइज इजिप्ट कैसा है, रेगिस्तान वाला इलाका, सूखा डेजर्ट है, बहुत मतलब पानी की दिक्कत है यहाँ पर। तो अराउंड 5000 years ago king ruled over Egypt. These kings sent armies to distant land to get gold, silver, ivory, timber and precious stone. तो लगभग 5000 साल पहले इजिप्ट पे राजा रूल किया करते थे और ये अपने लोगों को दूर दूर जगह पे भेजते थे कि भाई जो ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए हमें गोल्ड, सिल्वर और जो भी प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, महंगे महंगे पत्थर होते हैं, वो लेके आओ। दे ऑल्सो बिल्ड ह्यूज टॉम्ब्स नोन एज पिरामिड्स। सुना है ना, मम्मीज को रखते हैं हम काय के अंदर, पिरामिड के अंदर। तो ये जो पिरामिड होते थे असल में ये कब्र, इसमें कोई डेड बॉडी को रखा जाता था, उसके ऊपर बहुत सारी पट्टियां लपेट के, है ना, एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, जैसे आपको पिक्चर में भी ये दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है, पिरामिड है। व्हेन दे डाइड द बॉडी ऑफ किंग्स वर प्रिजर्व एंड बरीड इन दीज पिरामिड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किंग क्वींस की जो बॉडी होती है, डेड बॉडी, उनको ये इसके अंदर रखते थे। दीज केयरफुली प्रिजर्व बॉडीज आर नोन एज ममीज। और इनको जो प्रिजर्व करके जो इन्होंने डेड बॉडीज को रख रखा है पिरामिड के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, ममीज कहते हैं। A large number of objects were also buried with them. These included food and drink, clothes, ornaments, utensils, musical instruments, weapons, and animals. Sometimes even serving men and women were buried with the rulers.
These are amongst the most elaborate burials known in world history. तो कई बार क्या होता है कि इन राजा रानी की कब्र के अंदर, इन पिरामिड्स के अंदर खाने पीने की चीज़ें, ज्वेलरी, कपड़े, बर्तन, म्यूजिक के सामान, है ना, हथियार, एनिमल्स, और कई बार कुछ सेवक सेविका यानी जो इनके नौकर होते थे ना, उनकी लाश भी गाड़ी जाती थी इनके पास ही। ऐसा मानते थे कि भाई दूसरे जन्म में या मरने के बाद इनको, राजा रानी को कोई ज़रूरत पड़े तो ये लोग उसकी हेल्प करें, कुछ इस तरह की इनकी मान्यता थी। इसलिए इनके साथ खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, ऑर्नामेंट्स, सब कुछ यहाँ दफनाया जाता था। डू यू थिंक किंग्स वुड बी नीडेड दीज थिंग्स आफ्टर डेथ? तो तुम्हें लगता है क्या कि जो ये किंग क्वीन है, एक बार मर गए, डेड बॉडी हो गए, मम्मीज बन गए, अब इनको मरने के बाद भी बर्तन और खाने पीने की ज़रूरत है क्या इन चीज़ों की? बताना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर। ओके, तो संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। देखो, संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन। संस्कृत किस फैमिली का हिस्सा है, किस लैंग्वेज फैमिली का हिस्सा है? तो इंडो यूरोपियन। Some Indian languages such as Assamese, Gujarati, Hindi, Kashmiri and Sindhi, और कुछ एशियन लैंग्वेजेस जैसे कि पर्शियन, और बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, ये सारी एक ही फैमिली को बिलोंग करती हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड अ फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन। सुन के अजीब लग रहा है ना कि फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, गुजराती, असमी और ये कुछ हमारी पर्शियन जैसी जो लैंग्वेज है एशिया की, इनके अंदर सिमिलैरिटीज हैं। वर्ड मात्र जो कि संस्कृत का वर्ड है, हिंदी में इसे हम माँ बोलेंगे, है ना, और मदर बोलेंगे इंग्लिश में। तो आपको सिमिलैरिटीज नहीं लग रही हैं कि मात्र, माँ, मदर, काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज हैं क्योंकि ये सारी भाषा इंडो यूरोपियन फैमिली को ही बिलोंग करती हैं। इससे पहले हमने कभी नहीं सोचा होगा कि इंग्लिश, हिंदी, ग्रीक, स्पेनिश, इटालियन, पर्शियन, इन सारी भाषाओं में, इवन हमारी भारतीय भाषाओं के अंदर यानी असामी, गुजराती, कश्मीरी, सिंधी, इनके अंदर भी इतनी सारी सिमिलैरिटीज हो सकती हैं। अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन दिस सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। हमारा जो पूरा सब कॉन्टिनेंट है, उस सब कॉन्टिनेंट के बेटा अंदर क्या क्या आता है? इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये पूरा एक सब कॉन्टिनेंट है, बांग्लादेश। ठीक है, तो यहाँ पर जो भाषाएं यूज़ की जाती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज की हैं, लेकिन ऊपर की जो कुछ मैंने आपको लैंग्वेजेस बताई ये एक ही फैमिली को बिलोंग करती हैं, जो कि है इंडो यूरोपियन। ठीक, आगे देखिए, दोज यूज्ड इन नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू टिबेटो वर्मन फैमिली। तो हमारे यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, हमारी असामीज को आप थोड़ा छोड़ दें, बाकी हमारी जो स्टेट्स है वहाँ पर जो लैंग्वेजेस बोली जाती है ना, तो वो किसको बिलोंग करती हैं? तिब्बतो वर्मन फैमिली को। ठीक है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम बिलोंग टू द्रविडियन फैमिली। तो ये जो हमारे साउथ इंडिया की लैंग्वेजेस हैं, तमिलनाडु में बोले जाने वाली तमिल, है ना, आंध्र प्रदेश में बोले जाने वाली तेलुगु, कन्नड़, मलयालम केरला में बोली जाती है, ये सारी द्रविडियन फैमिली को बिलोंग करती है। एंड लैंग्वेजेस स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग टू ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। ये आपको थोड़ा याद रखना है, जो सेंट्रल इंडिया हो गया, झारखंड हो गया ना, छत्तीसगढ़ वगैरह, यहाँ पर बोले जाने वाली जो भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली को बिलोंग करती है। The books we use are written and printed. The Rig Veda was recited and heard rather than read. तो देखो, जो बुक हम यूज करते हैं उसको हमने लिखा है, फिर प्रिंट करा है, लेकिन अगर हमने अपने वेदों की बात करी जाए, बहुत पुराने हमारे एक ग्रंथ है ऋग वेदा, इसको ना रिसाइट करते थे लोग, मतलब बोलते थे, जैसे मंत्र का उच्चारण करते हैं ना, तो वैसे मंत्रों का उच्चारण किया जाता था और सुना जाता था इनको। रीड करने की अपेक्षा इनका गुरु जो होते थे वो बोलते थे और लोग इनके पीछे पीछे फिर रिसाइट करते थे। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कॉम्पोज्ड
and printed less than 200 years ago। तो देखो पहली बार इसका जो कॉम्पोजिशन हुआ और प्रिंट किया गया था तो लगभग 200 साल करीबन हुआ है इसको, लेकिन उससे हजारों साल पहले ही ऋग्वेदा की जो ये बहुत सारी राइम्स हैं ये लिखी जा चुकी थी। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी ऋग्वेदा, तो जो हिस्टोरियंस हैं वो ऋग्वेदा को यानी ऋग्वेद को कैसे स्टडी करते हैं। हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट find out about the past, but in addition to material remains they examine written सोर्सेज एज वेल। तो देखो कुछ सबूत हमें मिले हैं जैसे टूल्स वगैरह मिले रहते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ ग्रंथ भी मिले हैं हमें लिखे हुए। तो जो लिखे हुए सोर्सेज हैं उनकी भी पढ़ाई करी जाती है, जैसे कि ऋग्वेदा का एग्जाम्पल लेते हैं तो ऋग्वेदा में बहुत सारे श्लोक्स हैं, हाइम्स हैं। किस फॉर्म में? डायलॉग्स के फॉर्म में। डायलॉग के फॉर्म में मतलब एक इंसान कुछ कह रहा है उसके रिप्लाई दूसरा इंसान कर रहा है, तो इस फॉर्म में डायलॉग के फॉर्म में बहुत सारे श्लोक्स हैं। दिस इज पार्ट ऑफ वन सच हाइम, अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम विश्वामित्र एंड टू रिवर्स व्यास एंड सतलज। तो मतलब एक कन्वर्सेशन चल रहा है, बातचीत चल रही है, किस किस के बीच में चल रही है? विश्वामित्र एक कौन है? संत है, संत महात्मा है, आपने आई थिंक इनका नाम कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा विश्वामित्र के। और दो नदियों के बारे में, दो नदियां हैं, व्यास नदी और सतलुज नदी, इन तीनों की आपस में क्या चल रही है? बात चल रही है। और ये नदियां हैं वैसी हैं जिनकी पूजा की जाती थी। आपको पता है हिंदू धर्म में नदियों की कितनी मान्यता है, देवी स्वरूप माना जाता है। वैसे ही व्यास और सतलज को देवी माँ की तरह माना जाता था और इनकी विश्वामित्र से बातचीत हो रही है एज अ डायलॉग, है ना, और राइम्स के फॉर्म में, श्लोक के फॉर्म में। आगे देखिए, अ पेज फ्रॉम अ मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा। देखो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हमें कि क्या लिखा है, तो ये ऋग्वेदा की मैन्यूस्क्रिप्ट है। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा ऑन द बिट्स बार्क वॉज फाउंड इन कश्मीर। तो ये हमें कश्मीर से सबूत मिलते हैं इसके, तो किसी ने अपने हाथों से लिखा हुआ है। About 150 years ago, it was used to prepare one of the earliest printed texts of the Rig Veda as well as English translation. It is now preserved in a library in Pune, महाराष्ट्र। तो आज के टाइम पे ये मतलब एक क्या कह सकते हैं, पत्ता होता है ना, पेड़ की छाल पे लिखा हुआ है और ये प्रिजर्व करके रखा गया है पुणे की लाइब्रेरी में महाराष्ट्र के अंदर। और 150 साल करीबन ये पुराना है। कहाँ से मिला? तो कश्मीर से मिला। और क्या चीज है ये? तो ऋग्वेद का एक पन्ना मान लो, पेज है ये, मैन्यूस्क्रिप्ट है। और मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है मैंने आपको बताया ना इससे पहले के चैप्टर्स में, तो मैन्यूस्क्रिप्ट होता है जो हाथ से हम लिखते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया। विश्वामित्र एंड द रिवर्स, तो यहाँ पर जो इन लोगों की बातचीत हो रही है विश्वामित्र और रिवर्स के बीच में, तो वो डायलॉग्स के बीच में इनकी जो बातचीत है वो दी गई है। तो देखिए विश्वामित्र और नदियां आपस में क्या बात कर रही हैं। विश्वामित्र बोलते हैं, ओ रिवर्स come down from the mountains like two soft swift horses, like two shiny cows that lick their calves. You move like chariots to the sea through the power of Indra. You are full of water and wishes to unite with one another. तो मतलब जो विश्वामित्र हैं, ये संत महात्मा जी हैं जो हमारे, ये क्या बोल रहे हैं कि आप जो रिवर्स हैं कहाँ से आती हैं? माउंटेन से आती हैं, जैसे कि कोई तेज घोड़े हों उस तरीके से, शाइन करती हुई, जैसे एक गाय होती है ना, वो अपने बछड़े को जब वो दूध पीता है तो जैसे वो चाटती है उसको, है ना, लिक करती है जैसे अपने काफ को, वैसे ही आप शाइन करती हुई आ रही हैं पहाड़ों में से, है ना। आप एक रथ की तरह जाती हैं सी तक और आप हमेशा पावरफुल रहती हैं। किसकी वजह से? इंद्र की वजह से। बिकॉज इंद्र देव जो होते हैं वो वर्षा करवाते हैं, वर्षा से नदियां भरी रहती है पानी से, आप पानी से एकदम भरी रहती हैं और एक दूसरे के साथ यूनाइट करती हैं, मिलती हैं ये दोनों नदियां। द रिवर्स, वी who are full of water move along the path the gods have made for us. Once we start flowing we cannot be stopped. Why do you pray to us, O sage? नदियां बोलती हैं कि हम जो पानियों से भरी हुई हैं और हम अपने जो हमारा जो पथ है, हमारा जो पाथ है, रास्ता है, उसके सहारे हम चलती रहेंगी जो भगवान ने हमारे लिए बनाया है।
एक बार जो हम चलना स्टार्ट कर देते हैं तो हम नहीं रुक सकते। आप हमारी पूजा क्यों कर रहे हो, है ना, हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो, ऐसा बोलती हैं। विश्वामित्र कहते हैं, ओ सिस्टर्स प्लीज लिसन टू मी, द सिंगर हु हैज कम फ्रॉम अ डिस्टेंस विद दिस chariot and carts, let your waters not rise above our axles so that we can cross safely। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि बहनों प्लीज मेरी बात सुनो, कुछ सिंगर्स आए हुए हैं दूर से अपने रथ से, ठीक है, तो आप अपने पानी को का जो स्तर है वो इतना मत बढ़ाना कि हमें दिक्कत आए और हम इजीली क्या कर सके, क्रॉस कर सके नदी को। रिवर्स कहते हैं, We will listen to your prayers so that you can cross safely। तो रिवर्स क्या कह रही है, हम आपकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और आप आराम से मतलब कि जो रिवर है क्रॉस कर पाएंगे, मतलब हमें क्रॉस कर पाएंगे। Historians point out that this hymn was composed in the area where these rivers flow। They also suggest that sage lived in a society where horses and cows were valued animals। That is why the rivers are compared to horses and cows। अब ये जो कुछ लाइंस थी ना श्लोक की, ऋग्वेद की, उससे हिस्टोरियंस ने ये समझा कि ये जो कॉम्पोजिशन है, ये जो श्लोक लिखे गए होंगे, ये उस एरिया में लिखे गए होंगे जहां पर व्यास और सतलज नदी बहती होगी। दूसरी बात, इस सोसाइटी में घोड़े और गाय की जो महत्वता है वो बहुत ज़्यादा होगी, बहुत वैल्यू होगी, क्योंकि इतनी जो देवी स्वरूप नदियां हैं उनसे कंपेयर किया गया है हॉर्स और काऊ का, तो यानी कि हॉर्स और काऊ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत प्रीशियस एनिमल हैं। Other rivers, especially the Indus and its tributaries and Saraswati, are also named in the hymns। The Ganga and Yamuna are named only once। तो इन नदियों के अलावा, व्यास और सतलज नदी के अलावा, इंडस और उसकी जो सहायक नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां हैं जो इंडस में आके मिल जाती हैं, जिसको हिंदी में हम सिंधु नदी कहते हैं, इसका भी जिक्र किया गया है। सरस्वती नदी का भी जिक्र किया गया है। और अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें, गंगा और यमुना के बारे में सब जानते हैं। गंगा और यमुना का जिक्र एक बार किया गया है ऋग्वेद में। कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। चैरियट समझते हो ना, रथ को कहा जाता है। देयर वर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेद फॉर कैटल, चिल्ड्रन एंड हॉर्सेस। तो बहुत सारी ऐसी प्रेयर्स हैं जो ऋग्वेद में किसके लिए कही जा रही हैं, जानवरों के लिए, बच्चों के लिए, है ना, मतलब, और बच्चों में भी किसके लिए, बेटों के लिए, और घोड़े जो होते थे उनके लिए। Horses were yoked to chariots that were used in battles। आपने देखा होगा रथ होते थे, रथ को लेके लड़ाई करने जाते थे पुराने टाइम पे, तो हॉर्सेस की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ना। Battles were also fought for land which was important for pasture and for growing hardy crops that ripened quickly such as barley। तो अक्सर जो लड़ाइयाँ होती थी वो ज़मीन के चक्कर में होती थी, क्योंकि ज़मीन पर ही आप अपने क्रॉप्स उगा सकते हो, ज़मीन पे ही आप अपने जानवरों के लिए चारा उगा सकते हो। लेकिन कुछ लड़ाइयाँ पानी के लिए भी होती थी और लोगों को कैप्चर करने के लिए, बंदी बनाने के लिए भी होती थी। Some of the wealth that was obtained was kept by the leaders, some was given to the priest and the rest was distributed amongst the people। तो जो भी वेल्थ होती थी, वेल्थ जहाँ से आती थी ना, पैसा वगैरह, तो उसको ना लीडर जो होते थे उनमें बट जाती थी, थोड़ी सी पुजारियों को दे दी जाती थी और बाकी बची कुची बांट दी जाती थी कॉमन लोगों में। Some wealth was also used for the performance of yajnas or sacrifices in the offerings were made into the fire। तो यज्ञ करते हैं ना, तो यज्ञ में बहुत सारी ऑफरिंग्स दी जाती हैं, चढ़ावा चढ़ाया जाता है, तो उसके लिए भी कुछ वेल्थ संभाल के रखी जाती थी। These were meant for gods and goddess। offering could include ghee, grain and in some cases animals। तो ये जो ऑफरिंग्स होती थी किसके लिए होती थी, देवी देवताओं के लिए होती थी, और इसमें क्या होता था, घी, अनाज, या कुछ केसेस में बलि भी चढ़ती थी, तो एनिमल्स का भी सेक्रीफाइस किया जाता था। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वार्स। ज़्यादातर जो लड़ाइयाँ होती थी उनमें हिस्सा आदमी ही लेते थे। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी बट देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल मैट एंड डिस्कस्ड मैटर ऑफ वार एंड पीस।
जैसे आज के टाइम पे हमारी डिफेंस है, आर्मी अपनी रहती है, नेवी रहती है, एयरफोर्स रहती है। उस टाइम पे कोई ऐसी स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी। कभी इशू कोई होता था तो लोग एकजुट होकर एक जगह मिलते थे और डिस्कस करते थे कि कैसे लड़ाई हो या फिर शांति कैसे फैलाई जाए। और अपना जो लीडर होता था उसको भी चुनते थे, और लीडर कैसा होता था, जो बहादुर हो, जिसमें योद्धा वाले गुण हो, एक निपुण योद्धा के गुण हो। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, तो क्या शब्द यूज किया करते थे पुराने टाइम पे एक किसी इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए? बहुत सारे तरीके हैं पीपल को डिस्क्राइब करने के लिए, उनके काम के हिसाब से, उनकी भाषा के हिसाब से, क्या वो बोलते हैं या किस जगह को वो बिलोंग करते हैं, उनकी फैमिली के हिसाब से, उनकी कम्युनिटी और कल्चर प्रैक्टिसेस के हिसाब से हम लोगों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में लोगों को कैसे डिस्क्राइब किया जाता था उसको हम देखते हैं। देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ देयर वर्क। अगर काम की बात करी जाए तो ऋग्वेद के अंदर दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक तो होते थे पुजारी, जिनको हम ब्राह्मण्स भी कहा करते थे, जो मतलब जो यज्ञ से जुड़ी हुई चीजें करते थे या फिर पूजा पाठ की चीजें करते थे। और दूसरे होते थे राजा। ठीक, राजा तो आपको पता ही है राजा कौन होते हैं। These rajas were not like ones you will be learning about later. They did not have capital cities, places, or armies, nor they collect taxes. Generally, sons did not automatically succeed fathers as rajas. तो जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि राजास तो आप जानते ही हो कौन से राजा हैं, तो राजा वही है, लेकिन थोड़ा अंतर ये है कि आप जिन राजाओं को जानते हो उसमें क्या होता है कि एक राजा हुआ तो उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा। लेकिन इस टाइमिंग में, ऋग्वेद वाले टाइमिंग में ऐसा नहीं होता था। और राजा क्या होता था, वो कोई उसकी अपनी आर्मी नहीं होती थी, कोई महल वहल नहीं होता था, है ना, ना ही वो टैक्स कलेक्ट करता था। थोड़ा सा अंतर है पुराने राजा में और नए राजाओं में जो हम समझते हैं। टू वर्ड्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल. One was the word jana, which we still use in Hindi and other language. The other was wish. The word vaishya comes from wish. You will learn more about this in chapter 5. तो कम्युनिटी की अगर बात करी जाए, पूरी कम्युनिटी की बात करी जाए, तो दो शब्द यूज करे जाते थे, जना और विश. विश शब्द का जो विश शब्द कहाँ से आया है? वैश्य शब्द से आया है, जिसको आप और ज्यादा डिटेल में चैप्टर 5 में पढ़ेंगे. और जना तो हम अभी भी बोलते हैं, कितने जन, ये जन वो जन, लोगों को बोलते हैं. ठीक है. Several wish or jana were mentioned by name, so we find reference to the Puru jana or wish, the Bharat jana or wish, the Yadu jana or wish, and so on. तो ये अलग अलग कम्युनिटीज हैं, जैसे भारत जना है ना, या पुरु जना, ये अलग अलग कम्युनिटीज हैं. विश या जना दोनों कह सकते हैं. Sometimes the people who composed the hymns described themselves as Aryas and called their opponent as Dasas and Dasyus. तो जो लोग श्लोक बनाते थे, श्लोक लिखते थे या श्लोक का क्या करते थे, कॉम्पोजिशन करते थे, उनको क्या कहा जाता था? आर्या कहा जाता था. और जो इनके ओपोनेंट होते थे, जो आर्या नहीं होते थे, उनको दास कहते थे या फिर दासयूस कहते थे. These were people who did not perform sacrifices and probably spoke different languages. Later, the term dasa came to mean slave. और बाद में ये जो शब्द है दास, इसका मतलब क्या हो गया? गुलाम. Slaves were women and men who were often captured in war. They were treated as the property of their owners, who could make them do whatever work they wanted. तो ये दासास कौन लोग होते थे? आदमी और दोनों होते थे. ये वो लोग होते थे जो किसी युद्ध में हार चुके होते थे. अब जिस इंसान से हारे हैं, वो जो चाहे इन गुलामों से करवा लिया करता था. While Rigveda was being composed in northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere. Let us look at some of these. तो देखो, ऋग्वेद की जो कॉम्पोजिशन हुई थी वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हुई थी सब कॉन्टिनेंट के, लेकिन कुछ और भी डेवलपमेंट्स हुए थे, उनके बारे में हम जान लेते हैं अलग अलग जगह पे. साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स. लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज में अभी हम एक इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं. These stone boulders are known as megaliths. Literally big stone. तो मेगालिथ क्या होता है? बड़े बड़े स्टोन्स.
These were carefully arranged by people and were used to mark burial site. तो इन बड़ी बड़ी जो मेगालिथ्स होते हैं, बड़े बड़े जो पत्थर हैं, इनका यूज किया जाता है बरियल साइट्स को मार्क करने के लिए। बरियल साइट समझ रहे हो ना, जहां पर किसी को भी जो डेड बॉडी है गाड़ा गया हो। The practice of erecting megaliths began about 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South India and in northeastern Kashmir. तो ये जो प्रैक्टिस थी ना मेगालिथ्स को इरेक्ट करने की, उन पे कुछ कुछ लिख देने की, तो ये 3000 साल पुरानी है और ये जो जगह लिख रही है यहाँ पर हुआ करता था ये मेगालिथ्स को यूज करने का काम। Some important megalith sites are shown on map 2, जो पेज 13 पे है, वहां पर कुछ important sites हैं मेगालिथ की। ये देखिए टॉप में क्या है, This type of megalith is known as cyst. Some cysts like the one shown here have potholes which could be used as an entrance. Potholes होते थे, ये cyst टाइप का है मेगालिथ, ठीक। और इसके आजू बाजू देख रहे हो पत्थर ही पत्थर लगाए हुए हैं। While some megaliths can be seen on surface, other megaliths burial are often underground. तो कुछ तो जमीन के ऊपर होते थे मेगालिथ्स और कुछ जमीन के अंदर होते थे, अंडरग्राउंड होते थे। Sometimes archaeologists find a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground. These are only indication that there are burials beneath. तो कई बार आपको दिख रहा है जैसे पत्थर पत्थर ऐसे गोले सर्कल में, कभी सिर्फ एक बड़ा सा पत्थर होता था। तो इससे आर्कियोलॉजिस्ट को क्या पता पड़ता था कि यहाँ पर कोई बरियल साइट है या फिर कोई बरियल इसके नीचे होगा। ऑल दीज बरियल्स, एक सेकेंड, देयर वर सेवरल थिंग्स दैट पीपल डिड टू मेक मेगालिथ्स। वी हैव मेड अ लिस्ट हियर, ट्राई एंड अरेंज देम इन अ करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो लोग यूज करते होंगे जब वो मेगालिथ को बनाते होंगे, तो आपको अरेंज करना है। पहले क्या करते होंगे, पहले उसके बाद क्या करते होंगे। डिगिंग पिट इन अर्थ, मतलब जमीन में गड्ढा खोदना। ट्रांसपोर्टिंग स्टोन, कहीं से स्टोन लाना। ब्रेकिंग बॉल्डर्स, ये बॉल्डर बनाए हैं इसको ब्रेक करना। प्लेसिंग स्टोन्स इन पोजीशन, फाइंडिंग सुटेबल स्टोन, शेपिंग स्टोन, बरियल, बरिंग द डेड। तो ये सारी चीजें हैं, पहले वो क्या करते होंगे, इस तरह से आपको अरेंज करना है। All these burials have some common features. Generally, the dead were buried with distinctive pots, which were called black and red ware. जो burials होते थे ना, कुछ कॉमन फीचर्स होते थे उनके, कि जो डेड बरीड्स होते थे उनके साथ कुछ बर्तन को भी दफनाया जाता था जो ब्लैक और रेड वेयर होते थे। Also found are tools and weapons of iron and sometimes skeletons of horses, हॉर्स इक्विपमेंट्स एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि बरियल्स के साथ घोड़े भी दफनाए जा रहे हैं। घोड़े के ऊपर जो भी चीज़ें लगाई जाती है ना, रथ वगैरह से यूज होने वाली इक्विपमेंट्स, वो भी गाड़े जा रहे हैं। ऑर्नामेंट्स, जो ज्वेलरी वगैरह हैं, वो भी पत्थर की हो या सोने की, वो भी दफनाई जा रही है। यहाँ पे देखिए आयरन इक्विपमेंट फाउंड फ्रॉम मेगालिथ बरियल। ये जो चीज़ है ये क्या है, हॉर्स इक्विपमेंट है, ठीक है। हॉर्स के गले में बांधे जाने वाली इक्विपमेंट है ये। और ये एक एक्स है, पहले के टाइम पे इसी टाइप की एक्स यूज की जाती थी। एंड अ डैगर, ये डैगर है, पत्थर का बनाया हुआ डैगर है ये। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस, तो उस टाइम पे किस प्रकार के सोशल डिफरेंसेस हुआ करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद अ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अदर। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये देखा कि जो स्केलेटन मिला होता, स्केलेटन समझते हो, कंकाल, जो कोई इंसान मरा रहता है तो उसकी पूरी हड्डियों का जो वो एक कलेक्शन होता है ना, आपने मूवीज में देखा होगा डरावनी में, उसको हिंदी में कंकाल और इंग्लिश में स्केलेटन कहते हैं। तो कई बार उस कंकाल के साथ एक ही चीज दफनाई जाती थी और कई बार बहुत सारी चीजें होती थी। फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप 2, ब्रह्मगिरी देखना कहाँ पर है। Here one skeleton was buried with 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles and 1 conch shell. मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही बरियल के साथ इतनी सारी चीज़ों को दफनाया गया था। लेकिन वहीं पर जब अलग स्केलेटन्स को देखा गया तो वहाँ पर सिर्फ कुछ हमें बर्तन ही मिले।
तो ऐसा लगता है इन फाइंडिंग से कि देयर वर सम डिफरेंस इन स्टेटस अमंग पीपल हु वर बरीड, सम रिच अदर पुअर, सम चीफ्स अदर फॉलोअर्स। तो इस तरह की फाइंडिंग्स देखकर लगता है कि कुछ लोग अमीर रहे होंगे तो कुछ लोग गरीब रहे होंगे, कुछ का स्टेटस थोड़ा सोसाइटी में ऊंचा रहा होगा तो कुछ का स्टेटस नीचा रहा होगा, क्योंकि जिनका ऊंचा रहा होगा उनके साथ ज्वेलरी है गोल्ड की और ज़्यादा सामान है, और जो लोग गरीब रहे होंगे उनके साथ कुछ मिट्टी के बर्तन हैं। वर सम बरियल स्पॉट मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज, क्या कुछ बरियल स्पॉट से ये पता चलता है कि ये किसी एक पर्टिकुलर फैमिली के लिए ही हैं। Sometimes megaliths contain more than one skeleton. These indicate that people perhaps belonging to the same family were buried in same place, though not at the same time. कई जगह पे ऐसे मेगालिथ मिले हैं जहां पर एक से ज़्यादा बॉडीज को दफनाया गया है, तो ये माना जा सकता है कि ये एक ही फैमिली के लोग होंगे जिनको दफनाया गया है। हाँ, पर ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में दफनाया गया हो। जैसे एक फैमिली के एक सदस्य की मृत्यु होती है तो उसको दफना दिया, फिर किसी की 4 साल बाद 10 साल बाद होती है तो उसी जगह में उसी के पास उस आदमी को दफनाया गया, तो ऐसा हुआ होगा। The bodies of those who died later were brought into the grave through the portholes. Stone circles or borderless plates on the surface probably served as signposts to find burial sites so that people could return to the same place whatever they wanted to. तो कुछ साइन पोस्ट बना दिए जाते थे ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ हमने अपनी फैमिली के इंसान को बरी किया है, और अब नेक्स्ट अगर हमारी फैमिली का कोई भी इंसान की मृत्यु होगी तो उसको भी हम यहीं बरी कर देंगे। अ स्पेशल बरियर एट इनाम गांव, तो एक स्पेशल बरियल साइट मिली है कहाँ पर, इनाम गांव में मिली है। तो आपको मैप 2 पे देखना है, पेज 13 पे देख लीजिए इनाम गांव कहाँ है। इट इज साइट ऑन द रिवर घोड़। घोड़ एक नदी का नाम है जो कि भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 and 1700 years ago. Here adults were generally buried in the ground. यहाँ पर जो थोड़े जवान होते थे लोग उनको ग्राउंड में बरी किया जाता था। Laid out straight with the head towards north. तो इनको एकदम सीधा लिटाया जाता था जहाँ पर सिर नॉर्थ की तरफ होता था। Sometimes burials were within the houses. Vessels that probably contained food and water were placed with the dead. ज़्यादातर ये बरियल्स उनके घर में ही होते थे और इनके साथ खाने पीने के भी बर्तन मिले हैं। One man was found buried in a large 4-legged clay jar in the courtyard of a 5-roomed houses. तो एक आदमी का बरियल क्या कहाँ पर मतलब मिला है कि 4-legged क्ले जार के अंदर मिला है एक आंगन में जिसमें 5 कमरे थे। ये कम से कम वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउसेस था उस साइड, इन द सेंटर ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रेनरी। ग्रेनरी समझते हो, जहाँ पर अनाज रखे जाते हैं, तो इस घर के अंदर एक ग्रेनरी भी है। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग्ड पोजिशन, मतलब सीधे सीधे नहीं है, एक के ऊपर एक पैर करके क्रॉस लेग्ड पोजिशन में बॉडी को दफनाया गया है। वॉट स्केलेटल स्टडीज टेल अस, तो जो ये कंकाल हमें मिल रहे हैं बरियल साइट से, तो उसकी स्टडी हमें क्या बताती है। It is easy to make out skeleton of a child from its small size. However, there are no major difference in the bones of a girl and a boy. देखो, ये बहुत इजी होता है कि हम ये बता सकें कि स्मॉल है तो वो स्मॉल साइज है तो वो किसी चिल्ड्रन का होगा, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते हैं लड़का और लड़की की बोन्स में। कैन वी मेक आउट वेदर अ स्केलेटन वॉज दैट ऑफ मैन और वुमन, तो क्या हम ये बता सकते हैं कि स्केलेटन आदमी का है या औरत का। समटाइम्स पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज फाउंड विद स्केलेटन। कई बार लोग क्या करते हैं कि ये जो स्केलेटन के साथ चीज़ें मिलती है ना उसके बेसिस पे पता करते हैं कि ये जो कंकाल है औरत का रहा होगा या आदमी का। अगर कंकाल के साथ हमें मिल रही है ज्वेलरी तो लोग सोचते थे कि औरत का होगा। अगर देर आर प्रॉब्लम विद दिस ऑफन मेंस ऑल्सो ऑर्नामेंट्स। अब प्रॉब्लम पता क्या आ जाती है कि आपने देखा होगा ना अपने भी पुराने जो सीरियल्स होते हैं उसमें आदमी भी तो ज्वेलरी पहनते हैं, तो हम कैसे मान लें कि अगर ज्वेलरी मिल रही है तो औरत का ही होगा, क्योंकि आदमी भी ऑर्नामेंट्स मिलते हैं। तो ये चीज़ पूरी तरीके से सही नहीं हो सकती है। तो एक बेटर वे क्या होगा कि हम सेक्स पता कर लें स्केलेटन का, ठीक है। और वो कैसे पता करेंगे,
बोन स्ट्रक्चर को देखें, द हिप और द पेल्विक एरिया ऑफ वुमेन इज जनरली लार्ज टू इनेबल चाइल्ड बियरिंग। तो जो हिप और पेल्विक एरिया होता है नीचे वाला, वो एरिया वुमेन्स का थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि आपको पता है वुमेन बच्चा कैरी करती हैं अपने पेट में, तो चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी की वजह से उनकी वहाँ की जो बोन होती हैं, थोड़ी एरिया जो होता है थोड़ा बड़ा होता है। तो इस स्ट्रक्चर से हम पता कर सकते हैं कि वेदर वो आदमी है या फिर औरत। These distinctions are based on modern skeletal studies. About 2000 years ago, there was a famous physician named Charak who wrote a book on medicine known as Charak Samhita. तो कम से कम 2000 साल पहले एक बहुत ही ज़्यादा फेमस वो रहे हैं, कौन? मेडिसिन पे लिखने वाले फिजिशियन रहे हैं चरक। इन्होंने किताब लिखी है चरक संहिता। देयर ही स्टेट्स दैट द ह्यूमन बॉडी हैज 360 बोन्स। दिस इज मच लार्जर नंबर देन द 200 बोन्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न एंटोमोनी। तो हमारी जो मॉडर्न एनाटॉमी है, इसके अंदर क्या होता है कि बताया गया है 200 बोन्स है, लेकिन चरक संहिता में बहुत पहले ही 2000 साल पहले ही उन्होंने बता दिया कि 360 बोन्स होती हैं। चरक अराइव्ड एट दिस फिगर बाय काउंटिंग द टीथ, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। तो चरक ने क्या किया था, अपनी इस काउंटिंग के अंदर बोन्स की दांत और जॉइंट्स और जो हमारे कार्टिलेज होते हैं इसको भी काउंट किया था। तो बहुत लोग टीथ समझ गए होंगे, दांत होते हैं, जॉइंट समझ गए होंगे जहाँ पर दो बोन्स आके जुड़ रही हैं, लेकिन कार्टिलेज कुछ लोगों को नहीं पता होगा। कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। देखो कुछ बोन्स, आप कान पकड़ो अपना, तो आपको लगेगा कि टाइट टाइट भी है, लेकिन कान को मरोड़ पाते हो, है ना, बहुत सॉफ्ट बोन टाइप की होती है, इसी को हम कार्टिलेज कहते हैं। तो ऑक्यूपेशन क्या था, इनाम गांव के लोग किस प्रकार का व्यवसाय करते थे? आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस, सीसम। तो इस तरह की चीजें, जो बीज है ना गेहूं के, चावल के, दालों के, मटर के, ये सब चीजें हमें मिली हैं इनाम गांव से। और बहुत सारे एनिमल्स की हड्डियां भी मिली हैं। Men bearing cut marks that show that they have been used as food have also been found. These include cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horse, ass, pig, sambar, spotted deer, black buck, antelope, and mongoose, hare. Besides birds, crocodile, turtle, crab, fish, there is evidence that fruit such as bear, amla, jamun, dates and a variety of berries were collected. तो इतनी सारी चीजें जो मैंने अभी बोली, एनिमल्स की बोली और फ्रूट्स की बोली, ये सारी जो चीजें थी उनका एविडेंस मिला है हमें इनाम गांव से। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर 4। इतनी देर से हम बरियल्स की बात कर रहे हैं और जो ग्रंथ हैं जो हमें मिले उनकी बात कर रहे हैं। तो चैप्टर 4 इसी के ऊपर बेस है हमारा, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। तो इसको मिल करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।